नमस्कार। आज हम चल रहे हैं भारत के पूर्वी हिमालय की गोद में बसे एक ऐसे हिल स्टेशन के सफर पर। एक ऐसी जगह जो सिर्फ घूमने की जगह नहीं बल्कि अपने आप में एक एहसास है। जी हां, हम बात कर रहे हैं दार्जिलिंग की। इसे यूं ही नहीं, पहाड़ियों की रानी यानी क्वीन ऑफ द हिल्स का खिताब मिला है। ये नाम ही अपने आप में इसकी खूबसूरती और शान की पूरी कहानी बयां कर देता है। पर सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या है दार्जिलिंग में? क्या है वो बात जो इसे सचमुच पहाड़ियों की रानी बनाती है? तो चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं एक साथ। तो ये रहा हमारे आज के सफर का नक्शा। हम शुरुआत करेंगे दार्जिलिंग के एक छोटे से इंट्रोडक्शन से, फिर इसके इतिहास और विरासत को जानेंगे। इसके बाद यहाँ के कुछ खास अनुभवों की बात करेंगे, इसकी कल्चर और इकोनॉमी को समझेंगे और आखिर में यात्रा की तैयारी पर भी एक नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से, पहाड़ियों की रानी एक परिचय। तो दार्जिलिंग है पश्चिम बंगाल में लगभग 6,700 फीट की ऊंचाई पर, और जो बात इसे खास बनाती है वो है यहाँ का मेलजोल। मतलब यहाँ नेपाली, बंगाली, हिंदी, अंग्रेजी सब भाषाएं सुनने को मिलती हैं और कई धर्म के लोग एक साथ बड़े प्यार से रहते हैं। सही मायनों में ये विविधता ही इसकी पहचान की पहली झलक है। अच्छा, अब जरा वक्त में पीछे चलते हैं और दार्जिलिंग के इतिहास और विरासत को देखते हैं। ये जानना बड़ा दिलचस्प है कि आज जो दार्जिलिंग हम जानते हैं वो हमेशा से ऐसा नहीं था। सोच कर देखिए, 19वीं सदी की शुरुआत में ये जगह सिक्किम राज्य का एक शांत सा हिस्सा हुआ करती थी। फिर 1835 में आए ब्रिटिश और उन्होंने तो इसकी पूरी काया ही पलट दी। और फिर 1881 में जब दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे यानी हमारी प्यारी टॉय ट्रेन चली, तो बस उसने दार्जिलिंग को हमेशा के लिए दुनिया के नक्शे पर अमर कर दिया। और आजादी के बाद यह पश्चिम बंगाल का एक अहम हिस्सा बन गया। और हां, दार्जिलिंग का जिक्र हो और चाय की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसे चैंपेन ऑफ टीज कहते हैं, मतलब चाय की दुनिया की शैंपेन। और ये नाम ऐसे ही नहीं मिला है। इसका जो स्वाद है, जो खुशबू है, उसका राज यहीं की मिट्टी, यहीं की हवा में है। इसीलिए तो ये दुनिया में और कहीं उग ही नहीं सकती। 80 से भी ज्यादा, सोचिए, 80 से ज्यादा बड़े बड़े चाय के बागान हैं यहां, जो जहां तक नजर जाए वहां तक फैले हुए हैं। ये सिर्फ चाय के बागान नहीं हैं, ये तो यहां की पूरी इकोनॉमी, यहां के लोगों के रहन सहन की रीढ़ हैं। सच पूछें तो ये हरे भरे बागान ही दार्जिलिंग की असली पहचान है। चलिए अब बात करते हैं उस चीज की जिसका शायद सबको इंतजार है। वो कौन से अनूठे अनुभव हैं जो सिर्फ दार्जिलिंग में ही मिल सकते हैं? लिस्ट में सबसे ऊपर है टाइगर हिल। जरा सोचिए वो मंजर, सुबह का धुंधलका है, ठंड है, और फिर सूरज की पहली किरणें दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा पर पड़ती हैं और उसे सोने की तरह चमका देती हैं। वो जो लम्हा होता है ना, वो बस जादू ही होता है। उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। इसके बाद आता है बतासिया लूप। ये वाकई इंजीनियरिंग का एक नायाब नमूना है। यहीं पर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज वाली हमारी टॉय ट्रेन पहाड़ों के खूबसूरत नजारों के बीच से गुजरते हुए एक पूरा 360 डिग्री का चक्कर लगाती है। ट्रेन की वो धीमी चाल और चारों तरफ का वो व्यू बस यादगार बन जाता है। और अगर वाइल्ड लाइफ में दिलचस्पी है तो पद्मजा नायडू जूलॉजिकल पार्क किसी खजाने से कम नहीं है। ये भारत की उन गिनी चुनी जगहों में से है जहां प्यारे से रेड पांडा और एलूसिव स्नो लेपर्ड मतलब हिम तेंदुए जैसे दुर्लभ हिमालय जीवों को बचाने का इतना जरूरी काम हो रहा है। और अगर मन की शांति की तलाश है तो दार्जिलिंग में इसके लिए 2 बेहतरीन जगहें हैं। पहला है ऐतिहासिक घूम मठ, जहां भगवान बुद्ध की एक बहुत बड़ी मूर्ति है जो एक अलग ही तरह का सुकून देती है। और दूसरा है जापानी पीस पगोड़ा। ये तो है ही शांति का प्रतीक, और यहां से जो पूरे शहर का पैनोरामिक व्यू मिलता है वो भी कमाल का है। तो ये तो हुई घूमने फिरने की बातें। अब थोड़ा दार्जिलिंग की आत्मा में उतरते हैं, यानी यहां की संस्कृति और अर्थव्यवस्था को समझते हैं। देखिए, दार्जिलिंग की इकोनॉमी के 4 मेन पिलर्स हैं। सबसे बड़े तो हैं टूरिज्म और चाय। और मजे की बात यह है कि ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। मतलब लोग चाय के बागान देखने आते हैं और चाय की वजह से दुनिया भर में दार्जिलिंग का नाम होता है। इनके अलावा हैंडीक्राफ्ट्स और खेतीबाड़ी भी यहाँ की अर्थव्यवस्था में एक अहम रोल निभाते हैं। दार्जिलिंग की असली खूबसूरती तो इसके कल्चर में बसती है। ये कल्चरल मेल्टिंग पॉट है, जहां नेपाली, तिब्बती, बंगाली सभी संस्कृतियां एक साथ मिलके एक नया रंग बनाती हैं। दशैं और तिहार का नेपाली जोश भी यही है, और तिब्बती न्यू ईयर, लोसर की रौनक भी।
दार्जिलिंग कार्निवल से लेकर बुद्ध पूर्णिमा तक ये त्योहार सिर्फ सेलिब्रेशन नहीं है, ये इस शहर की मिली-जुली आत्मा की पहचान है। और आखिर में बात करते हैं कुछ प्रैक्टिकल चीजों की। मतलब अगर दार्जिलिंग जाने का प्लान बन रहा है तो यात्रा की तैयारी कैसे की जाए। दार्जिलिंग पहुंचना कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर फ्लाइट से जाना है तो सबसे नजदीकी एयरपोर्ट है बागडोगरा, जो करीब 70 किलोमीटर दूर है। ट्रेन से सफर करना है तो न्यू जलपाईगुड़ी यानी एनजेपी स्टेशन उतरना होगा, और इन दोनों ही जगहों से सिलीगुड़ी होते हुए सड़क का रास्ता बहुत अच्छा है। टैक्सी या बस से आसानी से पहुंचा जा सकता है। अच्छा, अब बात आती है कि कब जाया जाए। तो देखिए, सबसे बढ़िया टाइम है मार्च से जून और फिर अक्टूबर से दिसंबर के बीच का। इन महीनों में मौसम एकदम सुहाना होता है और आसमान साफ, तो नज़ारे भी बेहतरीन दिखते हैं। हाँ, जुलाई से सितंबर के बीच जाने से बचना चाहिए, क्योंकि वो मानसून का मौसम होता है। भारी बारिश और लैंडस्लाइड का भी खतरा रहता है। तो चलिए पूरे सफर को समेटते हुए इन 4 खास बातों को याद रखते हैं। दार्जिलिंग मतलब दुनिया की सबसे बेहतरीन चाय, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज टॉय ट्रेन, ट्रैकिंग और राफ्टिंग जैसे एडवेंचर स्पोर्ट्स का हब, और हाँ, रेड पांडा जैसे दुर्लभ और प्यारे जानवरों का घर। और अंत में एक सवाल, चाय, ट्रेन और टूरिज्म, इन सब के परे दार्जिलिंग की असली स्थायी पहचान क्या है? क्या वो सिर्फ एक हिल स्टेशन है या कुछ और? शायद इसका जवाब इसकी शांत वादियों और वहां के लोगों की जिंदा दिल संस्कृति के संगम में छिपा है। इस पर सोचिएगा जरूर।